आज जो टॉपिक्स जो डिस्कस करे जाएंगे उनमें हैं सोलर सेल्स और पैनल्स, पैनल की स्पेसिफिकेशंस, चार्ज कंट्रोलर्स, यूपीएस और इन्वर्टर्स में क्या फ़र्क है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स और सोलर पंप इन्वर्टर्स में क्या फ़र्क होता है, और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होती है। ये एक सोलर सेल है, ये जो है वो शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है। बहुत सारे सोलर सेल्स एक सोलर मॉड्यूल या इसको पैनल भी कहते हैं उसके अंदर होते हैं। इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, सामने प्लास्टिक या ग्लास का शीट होती है, उसमें सिलिकॉन सेल के अंदर दो किस्म के सिलिकॉन्स हैं, एक है फास्फोरस वाला सिलिकॉन और एक है बोरॉन वाला सिलिकॉन। इसमें थोड़ा सा बोरॉन है और ये वाला जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा फास्फोरस है, और पीछे एक मेटल की शीट है जो कि कंडक्ट करती है। तो रोशनी जो है वो ऊपर वाले लेयर को टकराती है जो कि बोरॉन वाला है, और उधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक वोल्टेज क्रिएट होती है जो कि आप लोड के ऊपर डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर से फिर लोड के थ्रू नीचे वाले में पहुंच जाता है। एक से ज़्यादा सेल्स को सीरीज़ में लगा के आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, जैसे बैटरी के सेल्स के साथ किया जाता है, और बहुत सारे पैनल्स जो हैं वो पैरेलल में लगा के करंट बढ़ाया जा सकता है। टेक्निकली सोलर सेल जो है वो सोलर मॉड्यूल में होता है जिसको कुछ लोग प्लेट कहते हैं, और सोलर मॉड्यूल्स एक से ज़्यादा जब एक लाइन में लगाए जाते हैं तो उसको सोलर पैनल कहते हैं, और बहुत सारे जब सोलर पैनल्स एक मैदान में होते हैं तो उनको सोलर एरे कहते हैं। ओके, सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशंस में मल्टीपल आइटम्स होते हैं। हर मॉड्यूल के पीछे एक स्टिकर लगा होता है और उसके जो कि बताता है कि जो सोलर मॉड्यूल या पैनल है वो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। इनके अंदर जैसे PMPP है वो है मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर पावर, U जो है वो वोल्टेज को डिनोट करता है, तो UMPP का मतलब है वोल्टेज मैक्सिमम पावर पॉइंट पे। I से करंट डिनोट होता है, तो I बताता है करंट मैक्सिमम पावर पॉइंट में, और जैसे UMPP और UOC का मतलब है जैसे वोल्टेज ओपन सर्किट के अंदर। ओपन सर्किट का मतलब है दोनों तार अलग हैं, उनके ऊपर अगर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इतनी वोल्टेज आएगी। और आई शॉर्ट सर्किट जो है वो ये है कि अगर आप दोनों तार जोड़ देंगे तो जो करंट उनमें से गुजर रहा होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। अगर आप सोलर पैनल के तारों को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ज़्यादा देर के लिए नहीं करना चाहिए, 1-2 सेकंड काफ़ी हैं। उससे ज़्यादा देर अगर करेंगे तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ थोड़ी देर से मेजर करने के लिए होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या है। ओके, पावर मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है ये वो पावर है जो कि जब उस टाइम पे जितनी रोशनी पड़ रही है तो अगर आप वोल्टेज और करंट उसका मैक्सिमाइज़ करके जो मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं उस टाइम पे उसको मैक्सिमम पावर पॉइंट कहते हैं। और ये वेरी करता है मुख्तलिफ टाइमों पे, टेम्परेचर के ऊपर भी और कितनी रोशनी पैनल के ऊपर पड़ रही है। वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि आप अगर सेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। करंट मैक्सिमम पावर पॉइंट वो होता है जो करंट आपको मिलेगा अगर आपने सही वोल्टेज सेट करी हुई है मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर। ओपन सर्किट वोल्टेज जैसे हमने बताया था कि जब आपके वायर्स अलग होते हैं तो उस टाइम पे जो ओपन सर्किट उसको जो वोल्टेज होगी उसमें ये मैक्सिमम होती है उस टाइम पे, जो कि जब तार अलग हैं और कोई सर्किट लगा हुआ नहीं है। शॉर्ट सर्किट करंट वही है जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं। वोल्टेज एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि प्रेशर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वायर के अंदर। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो एक तरीके से उनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। एम्प्स जो है वो एक नाप है, करंट जो है वो एम्प्स पे नापा जाता है और वो बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं एक टाइम के अंदर। इसको हाईवे की तरीके से भी समझा जा सकता है। जब गाड़ियाँ तेज़ चल रही होती हैं, उनकी स्पीड तेज़ है,
तो ये समझें कि वोल्टेज ज़्यादा है। अगर ज़्यादा तादाद गाड़ी हैं और बहुत सारी लेन्स हैं हाईवे के ऊपर, तो वो करंट को डिनोट करती हैं। अब कितनी गाड़ियाँ एक टाइम पे गुजर रही हैं या इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं वायर के अंदर, वो बताता है कि करंट क्या है, और वो एम्प्स में नापा जाता है। अगर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजर रही हैं तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहे हैं वायर के अंदर, तो ये समझें कि वोल्टेज ज़्यादा है। अगर आप बहुत सारे गाड़ियाँ गुजारना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गुजारना चाहते हैं, तो आपको और करंट बढ़ाना होगा, तो आपको एक मोटा तार चाहिए होगा, जैसे कि गाड़ियों के लिए ज़्यादा लेन्स की हाईवे चाहिए होती है। अगर आप स्पीड तेज़ कर देंगे गाड़ियों की, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो आप ज़्यादा गाड़ियाँ गुजार सकते हैं, और उसके लिए आपको पतला तार चाहिए होगा, जैसे कि गाड़ियों के लिए अगर इतनी ज़्यादा लेन्स नहीं चाहिए होंगी उतनी तादाद की गाड़ियाँ उसी टाइम के अंदर गुजारने के लिए, अगर वो तेज़ी से गुजर रही हैं। ये एक और डायग्राम है बताने के लिए कि क्या हो रहा है। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का नाप है। ये रुकावट बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी की रुकावट कितनी है, और ये रोक रहा है करंट को गुजरने से। और एम्प बेचारा जो है, उसको वोल्ट जो है प्रेशर को कहते हैं जो धक्का मारता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। एम्प्स जो है वो क्वांटिटी है करंट की, और ओम्स जो है एक तरीके से रुकावट है। इसको पानी के तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर पानी का पाइप ज़्यादा लंबा है तो रुकावट ज़्यादा होगी, अगर पानी का पाइप छोटा है तो रुकावट ज़्यादा होगी। तो ये पाइप साइज़ जो है आपको रेजिस्टेंस बताता है, जो कि ओम्स में नापी जाती है, लेकिन ये बिजली की बात हो रही है। वाटर प्रेशर जो है वो वोल्टेज की तरह है, और कितना पानी गुजर रहा है वो करंट की तरह है। और वाट्स वो होते हैं जो पावर है। पावर का मतलब है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अगर वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्पीड मल्टीप्लाइड बाय कितना सारा पानी गुजर रहा है, तो वो पावर है। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी, जो कि जूल्स के अंदर नापा जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी में वो वाट आवर्स या किलोवाट आवर्स में नापा जाता है। 1 किलोवाट आवर नॉर्मली लोग उसको यूनिट कहते हैं, जब वो बिजली की घर की बिजली का बिल देख रहे होते हैं। पावर जो है वो वाट्स में नापी जाती है। सपोज़ करें आप जो है कार्स की जैसे स्पीड है जो कि वोल्ट्स है, और इस तरीके से बहुत सारी गाड़ी हैं जो कि एम्प्स हैं, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिलेगी। इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं। सपोज़ करें आपके पास एक एसी है, एसी को पावर चाहिए। पावर वो वोल्ट्स और एम्प्स में नहीं लेगा, वो लेगा वाट्स के अंदर। तो सपोज़ करें आपके पास 100 वोल्ट्स है और 10 एम्प है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 वाट मिलेंगे। वैसी तरीके से 1000 वोल्ट और 1 एम्प भी 1000 वाट बनते हैं, 1000 एम्प और 1 वोल्ट भी 1000 वाट्स बनते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन वोल्ट्स और एम्प्स की मल्टीप्लाई होके 1000 वाट बना सकते हैं, या जो कि पावर बनती है, डिपेंडिंग कि आपकी कितने वोल्ट्स और एम्प्स हैं। नाउ नॉर्मली सपोज 220 वोल्ट्स की बात हो रही है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओके, सो 220 वोल्ट्स 1000 वाट अगर चाहिए, तो अगर आप 1000 वाट को डिवाइड करेंगे 220 वोल्ट से तो आपको करंट मिलेगा। इसी तरीके से आप 1000 वाट को 220 वोल्ट से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि तकरीबन 4.5 4.5 एम्प करंट की ज़रूरत है उस एसी को जिसको 1000 वाट चाहिए। अब आते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पे। होता ये है कि जो आपका सोलर पैनल है उसके ऊपर जब मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी पड़ती, मुख्तलिफ़ अमाउंट ऑफ रोशनी पड़ती है, और उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है पूरे दिन में, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो डिफरेंट होती है। ये जो सर्किट्स होते हैं जो सोलर पैनल के साथ लगाए जाते हैं, वो हर 2 मिनट के अंदर ये कैलकुलेट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम पावर को फॉलो कर सकें, और इसको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहते हैं। उसका एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोलर पैनल है, मैक्सिमम 250 वाट का पैनल है। तो इधर जो है वो पावर ये का ग्राफ है, मसलन ये जो वर्टिकल लाइन ये पावर है, इधर जो है करंट है, इधर है वोल्टेज, और इसमें 2 लाइनें। ये जो ISC है ये है शॉर्ट सर्किट करंट है। इसका मतलब ये अगर कोई लोड नहीं है और डायरेक्ट तार है तो आपको कितना करंट मिल सकता है, ठीक है, उस पैनल में उस टाइम पे। अब ये देखें कि अगर आप
0 वोल्ट्स निकालते हैं तो 8 एम्प्स करंट है, 5 वोल्ट्स पे भी 8 एम्प्स का करंट है, 10 वोल्ट्स पे भी 8 एम्प्स का करंट है। तो अगर आप 5 वोल्ट्स निकालेंगे और 8 एम्प्स का करंट है तो आपको 40 वॉट्स मिलेंगे। अगर आप इधर देखें 50 से थोड़ा सा नीचे, ये जो ब्लू लाइन है ये पावर की लाइन है, और जो रेड लाइन है वो करंट की लाइन है। तो करंट अगर आपका वोल्टेज ऊपर जा रही है, ये वोल्टेज आपकी बढ़ रही है, लेकिन करंट आपका 8 पे ही है, ये करंट है तो 8 के ऊपर करंट है। अगर आप 10 वोल्ट्स 8 एम्प्स लेते हैं तो आपका 80 वॉट्स पावर आ रही है। 50 और 100 के बीच में ये जो 80 का नंबर है वो इधर है। ओके, इसी तरीके से ये करंट बढ़ता जा रहा है। जब 25 वोल्ट्स भी निकालते हैं तो तकरीबन थोड़ा सा 8 से बस थोड़ा सा कम होता है, तो आपके तकरीबन 200 वोल्ट्स निकल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से कम नहीं होता। अब ये जब कम होता जा रहा है लेकिन फिर भी पावर बढ़ जा रही है, इसलिए कि वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं और करंट इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको मैक्सिमम पावर पॉइंट कहते हैं, उसके बाद पावर नीचे जाएगी। उसकी वजह ये है कि करंट बहुत तेज़ी से नीचे जाना शुरू होगा। सपोज़ करें आप 35 वोल्ट्स निकालते हैं तो आपको सिर्फ 6 एम का करंट मिलेगा, तो 35 टाइम्स 6 जो है वो तकरीबन ये आता है 210 के इलाके में। उसके बाद अगर आप 35 से लेके ये 40 वोल्ट तक है, जब आप 40 वोल्ट के करीब आ रहे हैं तो ये देखेंगे करंट जो है वो ज़ीरो के करीब आ रहे हैं, तो ये पावर भी ज़ीरो के करीब आ रही है। इसलिए कि अगर आप 40 को ज़ीरो करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 वॉट्स मिलेंगे, और जैसे 37 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 एम्प्स के करंट से तो आपको तकरीबन 100 एंड इधर ये 130-40 वॉट्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये सम एक्सप्लेनेशन है कि पावर पॉइंट और सोलर पैनल का क्या ताल्लुक़ है। अब टेम्परेचर और रोशनी जब फ़र्क आएगा तो ये पूरा जो ग्राफ है वो चेंज होगा। ओके, अब हम कुछ टर्म्स डिफ़ाइन करेंगे ताकि जो आजकल मार्केट में वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। टाइम के हिसाब से लोगों मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल होने शुरू होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो अगर आपके मालूमात में और कोई डेफिनेशंस हैं या इन डेफिनेशंस को बेहतर कर सकते हैं तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे जो इधर दिया हुआ है। ओके, अब एक इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर जो है बेसिकली एक डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को एसी करंट में तब्दील करती है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। जो बिजली की चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली एसी के ऊपर चलती हैं, और डायरेक्ट करंट वो होता है जो बैटरीज और सोलर पैनल्स से मिलता है। इस इन्वर्टर को पावर इन्वर्टर भी कहते हैं। जो सिंपल किस्म के इन्वर्टर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच होता है, डायरेक्टली बैटरी से लगते हैं, और उनके अंदर लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट नहीं होता। लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट वो चीज़ होती है जो कि अगर बैटरी कम हो जाए तो वो खुद ब खुद ही ऑफ हो जाता है और एसी वो पावर प्रोवाइड करना बंद कर देता है। रेक्टिफायर और अडेप्टर जो है वो एक तरीके से इन्वर्टर का ऑपोजिट चीज़ है। वो एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल चार्जर है, लैपटॉप के चार्जर हैं, या जो भी और डीसी डिवाइसेस हैं, उनके अंदर ये आमतौर से रेक्टिफायर या अलग से अडेप्टर लगा होता है जो कि एसी को डीसी कन्वर्ट करता है। और ये बैटरी चार्जिंग के लिए भी चाहिए होता है। अगर आपके पास एसी पावर है, और जो जैसे यूटिलिटी पावर का मतलब होता है जैसे के इलेक्ट्रिक या KESC और वापडा, फीवा, सीवा, डीवा, तो ये जो कंपनीज़ हैं उधर से एसी पावर सिर्फ मिलती है। तो अगर आपको डीसी चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए तो उसके लिए भी एक रेक्टिफायर या अडेप्टर जो चीज़ कहलाती है वो चाहिए। ओके, बैटरी चार्ज कंट्रोलर इसलिए चाहिए होता है इसलिए कि आप डायरेक्ट डीसी पावर बैटरी को एक हायर वोल्टेज पे देंगे, बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बैटरी जो है वो एक केमिकल डिवाइस है और वो उसको तरीके से चार्ज करना होता है। शुरू में आप उसको ज़्यादा करंट दे सकते हैं, वो भी उसकी एक हद होती है, और अगर ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करेंगे तो वो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस जब वो पूरी चार्ज हो जाती है तो वो चार्जिंग जो है वो आहिस्ता होनी चाहिए, और जब कम्प्लीटली पूरी फुल चार्ज हो जाए तो सिर्फ एक फ्लोट चार्ज दिया जाता है। और हम बात कर रहे हैं अभी मिसाल के तौर पे लेड एसिड बैटरीज़ की। जो और किस्म की बैटरीज़ होती हैं मिसाल के तौर पे निकल मेटल हाइड्राइड, या जो मोबाइल्स के अंदर बैटरीज़ होती हैं या लैपटॉप्स में बैटरीज़ होती हैं, वो उनका भी चार्जिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इस वजह से जो सर्किट्स या डिवाइसेस होती हैं जो ध्यान से बैटरी को चार्ज करती हैं उसको कहते हैं बैटरी चार्ज कंट्रोलर।
लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट ये एक ऐसा सर्किट होता है जो ये चेक करता है कि बैटरी ज़्यादा कम तो नहीं हो जाए, उसको बचाने के लिए लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट सर्किट अवेलेबल होता है। आमतौर से ये यूपीएसएस या इन्वर्टर्स या सोलर चार्ज कंट्रोलर्स में होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बैटरी को बचाना होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम होने से। मिसाल के तौर पे लेड एसिड बैटरीज जो आमतौर से इस्तेमाल होती हैं, उनकी अगर वोल्टेज एक हद से कम हो जाए तो वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती हैं या बिल्कुल ही बेकार हो जाती हैं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये नॉर्मली आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, यूपीएस के नाम से होता है। हम डिफ़ाइन करते हैं यूपीएस एज एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये ख़ासियत है। एक एसी टू डीसी रेक्टिफायर होता है ताकि वो बैटरी चार्ज कर सके यूटिलिटी ग्रिड से। एक चार्ज कंट्रोलर ताकि वो तरीके से बैटरीज़ को चार्ज करें। उसके अंदर एक फैसिलिटी होती है कि जब उसको लाइट आ रही होती है यूटिलिटी से तो लोड डायरेक्टली यूटिलिटी से कनेक्ट करता है और बैटरी से इस्तेमाल नहीं करता डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए। फिर अगर लाइट चली जाती है यूटिलिटी से तो वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर को ऑन कर देता है और बैटरी से एसी पावर बनाना शुरू करता है। अगर बैटरी कम हो जाती है तो उसके अंदर एक लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट भी होता है ताकि बैटरी को बचा सकें, और एक इन्वर्टर मौजूद होता है उसके अंदर ताकि वो बैटरी की पावर को एसी में तब्दील कर सकें। तो ये होती है ख़ासियत यूपीएस की, जो कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहलाती है। सोलर चार्ज कंट्रोलर एक स्पेशल डिवाइस है जो कि एमपीपीटी जो पहले बताया था, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, उसके लिए होती है। इसलिए कि पैनल की जो वोल्टेज और करंट है वो चेंज करके मैक्सिमम पावर निकालने के लिए उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होती है। इस डिवाइस को कहते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसके अंदर आम तौर से जो डिवाइस आती है उसके अंदर लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट लोड का भी टर्मिनल्स होते हैं और बैटरी के चार्ज करने के लिए भी टर्मिनल्स होते हैं, प्लस सोलर पैनल को लगाने के लिए टर्मिनल्स होते हैं। तो आमतौर से इसमें 6 टर्मिनल्स होते हैं, प्लस माइनस तो इसमें 3 होते हैं। एक सोलर पैनल का प्लस माइनस होता है, बैटरी का प्लस माइनस और लोड का प्लस माइनस। लेकिन जो इसका लोड का टर्मिनल होता है उसमें ज़्यादा करंट की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी बैटरी है तो आप बैटरी से काफ़ी ज़्यादा करंट ले पाएंगे, लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू करंट जो है वो सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर के ऊपर। ग्रिड टाई का मतलब है, ग्रिड का मतलब है यूटिलिटी ग्रिड की बात हो रही है। ग्रिड टाई का मतलब है कि यूटिलिटी ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ इन्वर्टर। अब यूटिलिटी ग्रिड जो है वो एक एसी करंट दे रही होती है जो ऊपर नीचे प्लस माइनस में चेंज हो रहा होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और 50 टाइम्स या 60 टाइम्स चेंज होता है 1 सेकंड के अंदर। अगर इन्वर्टर को डायरेक्टली उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फीड करनी है तो उसको पता होना पड़ेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वोल्टेज को सेट करना होगा। तो ग्रिड टाई इन्वर्टर सिंक्रोनाइज करता है, मतलब ये है कि जो भी वेव आ रही होती है वोल्टेज की यूटिलिटी से, एग्जैक्टली उसी वेव को फॉलो करता है और अपनी डीसी पावर को कन्वर्ट करता है एसी पावर के अंदर, और उसी फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्ट वेव को मैच करते हुए वोल्टेज तार के ऊपर बढ़ा देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर घर के अंदर आपने ये लगाया हुआ है तो जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सपोज़ करें 220 पे आ रही है। अब जो ग्रिड टाई इन्वर्टर है वो सपोज़ करें 230 वोल्ट्स दे रहा है। तो जब 230 वोल्ट्स देगा तो पहले उसकी उधर से करंट इस्तेमाल होगा, और अगर उसका करंट कम पड़ता है तो बाकी करंट जो है वो 220 वोल्ट से, जैसे वापडा से या के इलेक्ट्रिक से बाहर से आएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मीटर है वो आहिस्ता चलेगा या बिल्कुल ही रुक जाएगा, डिपेंडिंग के कितना करंट अवेलेबल है अंदर से। अगर सारा करंट अंदर से सप्लाई हो रहा है सोलर पैनल से जो कि ग्रिड टाई इन्वर्टर फीड कर रहा है घर के अंदर, और आपकी चीज़ें कम इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपका एक तरीके से मीटर चल ही नहीं रहा होगा। दूसरा ये है कि अगर वोल्टेज और करंट अंदर ज़्यादा है तो अगर अंदर नहीं इस्तेमाल होता तो हो सकता है कि वो रिवर्स में आपका चला जाए उधर यूटिलिटी की तरफ। तो ये एक उसका डायग्राम है, ये आपके सोलर पैनल्स हैं, ये ग्रिड टाई इन्वर्टर है, ये मीटर है, ये घर है। अब इधर 2 वे मूवमेंट है। अगर घर जो इस्तेमाल कर रहा है और इन्वर्टर के पास
करंट अवेलेबल है तो ये सब हायर वोल्टेज है तो ये पूरा इधर चले जाएगा, जो बकाया है वो यूटिलिटी ग्रिड से आएगा। रात को सपोज़ करें इन्वर्टर के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो सारा कुछ जो है वो बाहर से आ रहा होगा। और कुछ स्पेशल मीटर्स ऐसे होते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर्स के साथ लगाने होते हैं, जो कि वो क्या कहलाते हैं, उनका फ़ायदा ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल फ्लो घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वो यूटिलिटी की तरफ जा रही है तो मीटर जो है वो रिवर्स में चलता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बिल जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है। नेट मीटरिंग उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपके स्पेशल मीटर्स लगे होते हैं जो कि करंट को मेजर करते हैं कि, और रिवर्स में चलने वाले मीटर्स भी होते हैं। कुछ स्पेशल आजकल स्मार्ट मीटर्स होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस को अलग नापते हैं, इसलिए कि बाइंग और सेलिंग प्राइस अलग होती है। तो सेलिंग प्राइस नॉर्मली जो उनकी होती है उससे कम जो है वो यूटिलिटी की बाई बैक प्राइस होती है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स वो हैं जो डायरेक्ट, इनका ग्रिड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इस वजह से उनको कहते हैं ग्रिड से ऑफ है। ये उधर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर ग्रिड जो है वो पहुँचा ही नहीं है, या दूर दराज इलाकों में जहाँ पर उनका अगर तार पहुँचाना है उसके जो ख़र्चा आएगा, तो जो यूटिलिटी है वो कहेगी तार का ख़र्चा आप दें और ट्रांसफार्मर्स का भी ख़र्चा आप दें, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उधर जो है ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स इस्तेमाल होते हैं, ये इनको स्टैंड अलोन इन्वर्टर भी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फार्म हाउस है, उधर जो बिजली की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, या इंटीरियर सिंध है या फार्मिंग के इलाके हैं जहाँ पर बिजली की क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो उधर ये तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं घरों के लिए। इसमें आपके सोलर पैनल्स हैं, चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर जो है वो बैटरीज में डालता है, और सुबह के टाइम में ये डायरेक्टली ये करंट इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकता है और घर को बिजली प्रोवाइड करता है। रात को अगर जैसे बैटरीज आपकी कम पड़ जाती हैं तो ये जो इन्वर्टर है, जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, ये जनरेटर को भी ऑन करके घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है जो बकाया चाहिए होती है। और जनरेटर से अगर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बैटरीज को चार्ज भी कर सकता है। अब हाइब्रिड इन्वर्टर वो है एक कॉम्बिनेशन, जैसे ग्रिड टाई और ऑफ ग्रिड का मिलाओ। इनके पास एडवांटेज क्या होती है कि ये सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये ग्रिड टाई भी होता है, इनको मल्टी मोड इन्वर्टर भी कहते हैं। इनका डायग्राम इस तरीके का होता है कि आपके सोलर पैनल है, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरीज हैं, इन्वर्टर है, और जनरेटर की जगह यूटिलिटी है। तो सुबह में अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये बैटरीज चार्ज करने के अलावा यूटिलिटी ग्रिड को भी इलेक्ट्रिसिटी भेज देता है। तो इधर एक्चुअली यूटिलिटी ग्रिड को इस वर्चुअल बैटरी की तरह भी इस्तेमाल करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बैटरी का साइज़ है वो इतना बड़ा होना ज़रूरी नहीं पड़ता जितना ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में चाहिए होता है, तो आपकी इधर बचत हो जाती है रात को। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसकी वजह यह है कि एसी मोटर्स की स्पीड जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो एसी करंट जिसके अंदर आ रहा होता है। और नॉर्मली वोल्टेज एसी में चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर्स और दूसरे तरीके इस्तेमाल करे जा सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज करना जो है कोई आसान तरीका नहीं है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, फिर वापस इन्वर्टर के थ्रू एक नया एसी करंट पैदा करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी वो बता सकते हैं कि क्या होगी। नॉर्मली वीएफडीज़ जो मोटर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ एसी इनपुट लेते हैं और आउटपुट में 0 to 400 हर्ट्ज़ की एसी करंट पैदा कर सकते हैं। वीएफडीज़ के और नाम जो हैं वो है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एसी ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, इन्वर्टर ड्राइव, और कुछ लोग उसको सिर्फ ड्राइव कहते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के अंदर एक डीसी बस होता है, उनका जो रेक्टिफायर सेक्शन है
जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बाकी एक इन्वर्टर सेक्शन है जो डीसी बस से पावर लेके एसी में कन्वर्ट करता है। इस डीसी बस जो है कभी कभी या आमतौर से अवेलेबल होता है वीएफडीज़ में 2 टर्मिनल्स के तौर पे, पीबी उनके ऊपर लिखा होता है प्लस माइनस। वो इस्तेमाल होता है उसके लिए कि अगर आपको डीसी पावर सप्लाई डायरेक्टली एक से ज़्यादा वीएफडीज़ को देनी है बड़ी सी डीसी पावर सप्लाई के थ्रू, लेकिन कुछ लोग इसमें सोलर पैनल लगा देते हैं जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। एक सोलर पंप इन्वर्टर जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो एक ऐसा वीएफडी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें वीएफडी भी होगा, एमपीपीटी सोलर पैनल चार्ज फॉलोअर भी होगा। और इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो इसलिए कि उसमें एमपीपीटी शामिल है, तो एक तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दूसरा ये है कि ये वेरिंग वोल्टेजेस और करंट्स ले सकता है इनपुट के तौर पे, और इसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो सोलर पैनल को संभालेगा। अगर आप आम वीएफडी के अंदर सोलर पैनल लगाते हैं तो उसका 2 मसले हैं, एक तो एफिशिएंसी का मसला है और दूसरा ये है कि ख़तरा ये है कि वीएफडी ख़राब हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि जो वीएफडी का डीसी बस है वो बनाए जाते हैं स्टेबल वोल्टेज के लिए, और कुछ कंपनीज़ जो हैं जो वीएफडी बनाती हैं वो अब सोलर पंप इन्वर्टर्स बना रही हैं, और लेकिन उनका वो टर्म इस्तेमाल करते हैं सोलर वीएफडीज़। मज़ीद पहचान के लिए अगर वीएफडी के ऊपर डीसी इनपुट मेंशन नहीं है और उसमें सिर्फ 3 फेज़ एसी या सिंगल फेज़ एसी इनपुट के तौर पे स्पेसिफाइड है तो वो एक प्योर वीएफडी है और वो एसपीआई नहीं है। अगर सोलर पंप इन्वर्टर है तो उसके ऊपर डीसी रेंजेस दी होंगी, जैसे 0 से लेके 1000 वोल्ट तक वो इनपुट के तौर पे ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं एमपीपीटी उसके स्पेसिफिकेशंस में भी लिखा होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब समरी में हम लोगों ने डिस्कस करा सोलर सेल्स क्या होते हैं, पैनल्स क्या होते हैं, पैनल की स्पेसिफिकेशंस, चार्ज कंट्रोलर्स, यूपीएस, इन्वर्टर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, सोलर पंप इन्वर्टर्स और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होती है। उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद टॉपिक्स इससे रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड अगर हों तो आप हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं, और अगर इसको डेफिनेशंस को और बेहतर करने का आपके पास आइडिया है तो वो भी आप भेज सकते हैं। शुक्रिया।